समवायी क्लासेस में आप सभी उपस्थित का स्वागत है। मैं अरविंद श्रीवास्तव आपसे मुखातिब हूँ। हमारे बीच में आरती जैन मैडम उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका भी स्वागत है। हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं और उनके 3 मनीषियों के ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय JP अग्रवाल सर और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS आराफ सर। इन मनीषियों से और अन्य गुरुओं से जो शिक्षा ग्रहण किया है उसको हम आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं, क्योंकि संस्थान का मोटो है कि हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के उसका इलाज करेंगे और उसको शिक्षा भी देंगे। तो हमारा ये कोशिश है, हमारा प्रयास है कि हम इस विधा को जन जन जागरण अभियान के तहत सबको प्रचारित कर दें, सबके बीच फैला दें, ताकि आप अपना कल्याण कर सकें, अपने परिवार का कल्याण कर सकें, अपने पड़ोसियों का कल्याण कर सकें और पूरे पीड़ित मानवता का कल्याण किसी न किसी रूप में कर सकें। उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सारथ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है, सेमेस्टर 1 में है। तो हम लोग एक बात कर रहे थे, पिछली बार ये कहा था हम लोगों ने कि चाइनीज में हम लोग का जो चैप्टर 19 के बाद है वो कोई पढ़ता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि हमारा कोर्स जो है 10, 11, 12, 9 तक मेन रहता है और 1-2 चैप्टर और आगे हैं, 10, 11, 12 तक है शायद। तो ये जो हमारे पास ट्रिटाइज 7 है, ये बेस बुक है, मतलब बेस बुक मैंने ट्रिटाइज 1 और 7 बेस बुक है। इन दोनों के आधार पर ही आगे का सारा बहुत ट्रीटमेंट निर्भर कर रहा है। तो इसमें पूरे सारे जो ऑर्गन्स है, चाइनीज का जो कंसेप्ट है उसको पूरा इसमें बताया गया है। तो हम शॉर्ट में बताना चाहते थे कि इसको कभी आप पढ़ेंगे जब समय मिलेगा, तो अभी आप शायद पढ़ नहीं पाएंगे, अपने कोर्स के ही इसमें रहेंगे, इम्तहान भी उस पर बहुत बेस नहीं होगा, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली हमको जो ट्रीटमेंट करना पड़ता है इसी के बेसिस पे करना पड़ता है। इसलिए मेरा विचार था कि इसको हम बता देंगे। तो ये थोड़ा सा आगे चल के आप लोग व्यस्त होने लगेंगे, हम भी व्यस्त हो जाएंगे, तो ये मैंने सोचा था कि थोड़ा सा बता दें। तो ये जैसे हम लोग का 3 से 5 लंग्स शुरू होता है, तो लंग्स का चैप्टर, इसमें चैप्टर शायद 27 है, क्या चैप्टर, इसमें लंग्स का चैप्टर 27 है। तो 19 चैप्टर से आगे के सारे चैप्टर्स को हम लोग लेंगे अकॉर्डिंग टू, वो एक शॉर्ट में बताऊंगा ताकि क्योंकि समय अधिक नहीं है और सारे उनको ऑर्गन्स बताने हैं। तो हम थोड़ा सा एक दृष्टि देंगे सो दैट कि आप लोग कभी पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे लंग्स, ये क्या है? एनर्जी और एक्सहेलिंग के नियंत्रक है। एनर्जी का नियंत्रक कौन है? हमेशा समझिए, एनर्जी का नियंत्रक है लंग्स, और एक्सहेलिंग मतलब जो हम लोग सांस एक लेते हैं इनहेलिंग, और एक्सहेलिंग माने जो सांस छोड़ते हैं उसका नियंत्रक है। तो जब भी कभी एक्सहेलिंग की प्रॉब्लम होगी तो आपका ध्यान लंग्स पर जाना चाहिए। इनहेलिंग के लिए किडनी है और एक्सहेलिंग के लिए लंग्स है। दूसरा, जो आवाज है उसको शक्ति देते हैं। तो जब कभी कोई वीक वॉइस किसी की हो तो आपको ये समझना है कि वो कहीं कहीं लंग्स की एनर्जी की कमी है। इसीलिए कभी बीमार व्यक्ति आता है या जो एजिंग वाले प्रोसेस में लोग हैं उनमें आते हैं तो उनकी आवाज वीक हो जाती है, धीमे बोलते हैं। तो ये भी एक आप सिम्टम के रूप में आपको रखना पड़ेगा। एनर्जी को जब फूड की बनाती है तो एनर्जी ऊपर ले जाती है और वो एनर्जी देती है लंग्स को। तो लंग्स क्या करते हैं? उसको नीचे ले जाते हैं और चारों तरफ छितराने का काम करती है। लंग्स जो है चारों तरफ छितराने का काम करते हैं। तो जो पोर्स है, तो पोर्स को नियंत्रण कौन करता है? लंग्स करता है। बाहरी वातावरण से शरीर की रक्षा करने का काम लंग्स करता है। वैसे तो स्किन जिम्मेदार है, लेकिन जो पहला बाहरी वातावरण होगा तो उसका नियंत्रक जो है पहला लंग्स है। स्किन और शरीर के जो बाल हैं
उनका नियंत्रक। शरीर में कोई भी बाल होगा, हेयर को छोड़ दीजिए, यहाँ अरे सर के बालों को छोड़ दीजिए, शेष सारे बालों का नियंत्रण लंग्स है। यानी कभी बाल अधिक हो या बाल नहीं हो और होना चाहिए, तो उसके लिए लंग्स की कमी है, लंग्स क्या ही प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान हमको जाना है। हम लोग बुद्धिस्ट दे रहे हैं ताकि उस पर ट्रीटमेंट आगे होगा। सूंघने की शक्ति यही देते हैं, हम लोग समझ रहे हैं नाक से है, तो सूंघने की शक्ति यही देते हैं। रक्त वाहिनियों में जो ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स में रक्त बहता है ना, तो उसके लिए वहां तो स्क्रीन कंट्रोल करती है। सर कितने नंबर चैप्टर पर है जी, चैप्टर कितने नंबर चैप्टर है? चैप्टर 27 है ये, 27। अच्छा, लंग्स वाला है। तो 27 है। तो रक्त वाहिनियों को में जो बहता है रक्त, उसके बहाव का नियंत्रण यही करती है, लंग्स करता है। स्प्लीन तो कंट्रोलिंग करती है, मतलब बाहर नहीं निकल पाए इसके लिए करती है, लेकिन बहाव का नियंत्रण, क्योंकि ऊर्जा है ना, तो ये ऊर्जा का नियंत्रक ये है, तो इसलिए शरीर में ये जो रक्त के बहाव का उसका नियंत्रण यही करता है। फिर सारे शरीर में एनर्जी का ये नियामक है, नियंत्रक है, यही है। इसलिए कभी भी लगे कि आपको एनर्जी घट रही है, ओरिजिनल एनर्जी देता है किडनी। स्प्लीन आपको फूड की देता है, यानी खाने से, भोजन से, लेकिन जो जब आता है तो यही बनाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यही बनाता है, तो ये सारे शरीर के मतलब जो ऊर्जा है उसका नियंत्रक है। यानी कभी अचानक ऊर्जा आपकी कम होने लगे तो आपको लंग्स पर ध्यान देना चाहिए कि भाई अचानक क्या हुआ, हम तो खा पी रहे हैं तब भी अचानक वो हो गया, तो ये इसको कहा गया है कि शरीर की आत्मा का आवास है। अब चाइनीज में दो कंसेप्ट है, दो आत्माएं हैं, एक आत्मा शरीर की आत्मा है और एक जो है इथरियल सोल है। एक ये कार्पोरियल सोल, दो कंसेप्ट है, कार्पोरियल सोल माने शरीर की आत्मा, और एक जो है आकाशीय आत्मा, समझ लीजिए ब्रह्मांडीय आत्मा। तो वहां दो आत्मा है, वो लीवर में है और ये शरीर की आत्मा इसमें है। तो ये शरीर की आत्मा का आवास है। तो कभी दर्द होगा, खुजली होगी, सैडनेस होगा, दुखी होंगे, तो सारे मनोभाव के का एहसास यही कराता है। ठीक वैसे मनोभाव का नियंत्रक हृदय है, वैसे मनोभाव का नियंत्रक हृदय है, लेकिन ये भान कराता है, आभास यही कराता है। ठंडी तासीर के भोजन, ठंडी तासीर के भोजन, ठंडे भोजन, कच्चे फल, सलाद आदि से क्या होता है, इंटरनल ह्यूमिडिटी बढ़ती है। पहले समझ लीजिए, बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए कि हम लोग केवल फल खा रहे हैं और सवेरे पूरा जो है नाश्ता कर लिए। तो कच्चे फल, ठंडे सलाद जितने भी हैं ये ठंडे फल कहलाते हैं, ठंडी चीजें कहलाती हैं। इनसे क्या होता है, इनसे इंटरनल ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ठंडा है ना, तो ठंडा ह्यूमिडिटी करेगी, तो इससे क्या होगा, पहले स्प्लीन डिफिशिएंट होगी, फिर स्प्लीन के बाद लंग्स पर असर आएगा। तो इसीलिए बहुत देर तक रखा हुआ भोजन, फ्रिज में बहुत देर तक रखा हुआ, फ्रिज में ठंडा भोजन या कच्चे फल, चनाचूर, मठरी, इन सब का इस्तेमाल करने से ये कच्चे फल कहलाते हैं। गरम फल नहीं, गरम फल मैंने पका हुआ, तो गरम फल वो है, मतलब पका हुआ। और मतलब ताजा मीन्स ये कि 1-2 घंटा, 2-3 घंटा चल, ऐसा नहीं कि आप 3 दिन का भोजन खा रहे हैं, तो उससे अल्टीमेटली प्रभावित होती है स्प्लीन पहले, और स्प्लीन के साथ साथ लंग्स प्रभावित होता है। तो ये दोनों ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा ऐसे कम करें, मतलब फ्रिज वगैरह यूज करें, लेकिन इतना नहीं कि मतलब लगातार उसमें 3-3 दिन का खाना है। उससे बढ़िया खाना जो है कहीं कम बनाइए और या किसी को खिला दीजिए। अस्थमा में क्या होता है, ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए, सलाद नहीं खाना चाहिए, फल, दूध, पनीर, इनको से बचना चाहिए। जो आदमी, तो जब इस तरह कोई पेशेंट आए तो आप उसको सलाह भी दे सकते हैं कि भाई ये मत खाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे बलगम बनेगा और वही नुकसान करेगा उसको। तो ये सब चीजें हैं। मेज पर बैठकर, झुककर ज्यादा समय काम करने से लंग्स की डिफिशियंसी हो जाती है। तो जितने पढ़ने वाले हैं, जितने विद्यार्थी हैं,
जितने ऑफिस में काम करने वाले हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एडवोकेट है, इन सबको लंग्स की डिफिशियंसी हो जाती है। नॉर्मली बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग के लिए, मतलब जैसे हम लोग बैठते हैं तो 8 घंटे बैठ रहे हैं, 5-7 घंटे बैठ रहे हैं, तो नेचुरली अधिक बैठना हुआ, तो अधिक बैठने से लंग्स की डिफिशियंसी कालांतर में धीरे धीरे हो जाती है। तो जब सर्दी, खांसी और फ्लू पुरानी हो जाती, माने सर्दी पुरानी हो, फ्लू पुराना हो और आप खूब एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो एंटीबायोटिक लेने के बाद भी 2 ऑर्गन प्रभावित होते हैं, एक तो स्टमक और दूसरा लंग्स। तो लंग्स की डिफिशियंसी हो जाएगी एंटीबायोटिक का बहुत अधिक सेवन करने से। तो फिर आप हम जब भी कभी करें तो आप तुरंत जो है पहले स्टमक पे ध्यान दीजिए। जैसे एंटीबायोटिक लेना बहुत जरूरी हो तो कोई बात नहीं, एंटीबायोटिक लेने के 3-4 दिन बाद से लंग्स का और उसका ट्रीटमेंट, स्टमक का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दीजिए, तो आपको एंटीबायोटिक का प्रभाव। डिफेंसिव की का कंट्रोल तो यही हम बता दिए कि बाहरी वातावरण से, डिफेंसिव की माने जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसका नियंत्रक लंग्स है। अब लार्ज इंटेस्टाइन उसी के बगल में होगा, 27-28 के आसपास देखिएगा। चैप्टर नहीं बता रहा हूँ, आप मैं वैसे पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा उसमें चैप्टर में। ये लार्ज इंटेस्टाइन उसी का पेयर ऑर्गन है, तो वो ये 5 बजे से 7 बजे तक, तो ये थोड़ा समय है। हाँ, तो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये क्या करते हैं, फेफड़े तो क्या करते हैं, ऊर्जा को ऊपर से नीचे की ले जाते हैं। तो जो नीचे जब देते हैं, सब जगह छिता रहे ना, तो जो नीचे इसका पेयर ऑर्गन है, तो पेयर ऑर्गन कौन है हमारा, हम लोग LI, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन उस ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसी के लिए डिफिकेशन यानी मल को बाहर निकालने काम की शक्ति जो है वहीं से मिलती है, फेफड़ों से प्राप्त ऊर्जा से। ठीक है, अगर मान लीजिए लंग्स की खुद ही डिफिशिएंट हो, अगर लंग्स की खुद ही कम हो तो क्या करेगी, तो आपको कब्जियत तो होनी है, क्योंकि लंग्स की खुद ही कमजोर है, तो देगी किसको ऊर्जा, दे ही नहीं पाएगी, तो अपने पेयर ऑर्गन को दे नहीं पाएगी, तो कब्जियत हो जाती है। इसीलिए जो एजिंग प्रोसेस में लोगों को कब्जियत इसलिए हो जाती है क्योंकि उनकी लंग्स की कमजोर हो जा रही है। नॉर्मली भी पढ़ा ना हम लोग कि एजिंग प्रोसेस में लंग्स की कमजोर हो जाएगी, तो जो लंग्स की कमजोर हो जाती है तो ये भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि तो कब्जियत हो जाएगी, तो कब्जियत हो जाती है, इस कारण आप बहुत अधिक दुखी रहे, सैडनेस रहे, खूब चिंता करें, खूब वो करें, तो क्या होता है, लंग्स की में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा कि रुक जाएगी, ऊर्जा रुक जाएगी, रुकेगी मतलब ऊर्जा काम क्या है, प्रवाह होना। अगर प्रवाहित नहीं हुई, ऊर्जा रुकी, तो क्या करेगी, वो आपको उस जगह पर दर्द का एहसास कराएगी, तो ऐठन युक्त दर्द होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, कब्जियत भी होगी, कभी कब्जियत हो सकती है, कभी स्टूल लूज हो सकता है, क्योंकि वहां स्पिन भी कमजोर हो जाएगी। अगर स्टूल में रक्त आ रहा है या बैड स्मेल आ रहा है, स्टूल में बैड स्मेल है या उसमें रक्त आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो आप समझिए कि लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं हीट बढ़ गई है। ठीक, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फिर स्प्लीन का समय 9 बजे से 11 बजे सवेरे का है। इसमें ऊर्जा ब्रह्मांड से उसको 2 घंटे स्प्लीन मिलती है, और फिर इसके पहले स्टमक में मिलती है 7 बजे से 9 बजे तक, और 9 बजे से 11 बजे स्प्लीन मिलती है। तो इसका काम क्या है, स्प्लीन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मुख्य काम क्या है, भोजन और द्रवों का पाचन है। फिर तो पाचन कर लिया, पचाया, दोनों ने, स्टमक ने और स्प्लीन ने मिल करके, फिर इसको शरीर में की को भोजना है, ऊपर भेजती है। तो ऊपर भेजती है कि भाई आप इसमें से इस ऊर्जा से लंग्स बना लीजिए, तो लंग्स को भेजती है। अगर पेट में भारीपन है, तनाव है, भूख नहीं लग रही है, पतले दस्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि स्प्लीन की कार्यप्रणाली गड़बड़ है। भूख नहीं लग रही है, पतले दस्त आ रहे हैं, पतले दस्त माने क्या हुआ, स्प्लीन का एक काम आप लोगों ने पढ़ा है, होल्डिंग का काम है। होल्डिंग माने होल्ड करना, तो यानी होल्ड नहीं कर पा रही, यानी पतले दस्त हो रहे हैं, पानी की अधिकता हो रही है, तो वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि स्प्लीन की कमजोरी है। पेट में भारीपन है,
क्यों भूखी कम लग रही, क्यों स्प्लीन की एनर्जी नहीं है, तो स्प्लीन की एनर्जी ऊपर जाती है, स्टमक की एनर्जी नीचे जाती है, लेकिन स्प्लीन की एनर्जी ऊपर जाती है लंग्स के लिए। दूसरा इसका काम क्या है, भोजन में ऊर्जा फूड की को संपूर्ण शरीर में भिजवाना है, लेकिन कहाँ करता है ये, भेजती है पहले तो लंग्स में भेजती है, फिर लंग्स के माध्यम से नीचे जाता है, लेकिन हाथ पैरों में नियंत्रण इसी स्प्लीन का होता है। तो अभी कभी थकावट लगे तो, जैसे हम लोगों ने लंग्स को कहा, तो थकावट लगे तो लंग्स की जिम्मेदारी और स्प्लीन की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वो भी तो मेन, भोजन आपने अगर नहीं खाया तो थकावट लगती है, भोजन खाया भी और ठीक से नहीं लग पा रहा है या पाचन नहीं ठीक से हो पा रहा है, ऊर्जा नहीं बना पा रही है, तो लंग्स के पास जाएगा ही नहीं। तो इसकी मतलब अगर थकावट लगे तो स्प्लीन पर आपको ध्यान जाना चाहिए। ये सब चाहिए पर है कि भाई ध्यान जाना चाहिए कहाँ कहाँ है, क्योंकि सब चीज देखना है। ठीक है। तीसरा कार्य क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का, इनका सबका नियंत्रण है। तो अगर स्प्लीन डिफिशिएंट है, अगर स्प्लीन बहुत कम हो जाती है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि रक्तस्राव माने ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ब्लीडिंग का कारण हम लोगों ने एक बताया कि हीट है, लेकिन एक ये भी कारण कि अगर स्प्लीन की बहुत डिफिशिएंट है तो वो रोक नहीं पाएगी, आर्टरीज में रक्त को बहने से रोक नहीं पाएगी, तो बाहर निकल जाएगा रक्त, तो बाहर निकलेगा तो स्टूल के थ्रू पास होगा, या तो किडनी में जाएगा, तो किडनी में तो अपना किडनी छान के करेगी, ये वाला यहाँ स्टूल करा जाएगा। अब देखिए इसके लिए क्या है, गर्म भोजन, सूखा भोजन, गर्म भोजन हो और सूखा भोजन हो, ये इसके लिए ठीक है। ठीक है, तो गर्म भोजन का मतलब उष्ण तासीर वाला भोजन, ठीक है, मांस, अदरक, काली मिर्च आदि, ये भी इसके लिए ठीक है। ठंडे तासीर वाले जो सलाद, फल, सब्जियां, ठंडे पेय, इनके प्रयोग से स्प्लीन की डिफिशिएंट हो जाती है, और इसकी वजह से स्मरण शक्ति भी घट जाती है। अगर स्प्लीन की डिफिशिएंट है तो स्मरण शक्ति भी घटेगी। सर ये दोनों में सेम सिम्टम्स आएंगे, लंग्स में भी और स्प्लीन में भी? कौन सा? जैसे आपने कहा कि कच्चे भोजन नहीं करना है। हाँ, तो कच्चे भोजन देखिए, कच्चा सलाद, कच्चा भोजन एक आवश्यक मात्रा में करिए। ये जो हम उसकी बात कर रहे हैं ना, कि हम लोग कहें उनका कि हम सवेरे और शाम को केवल फल खाते हैं। अब उन्होंने कहा हम इतनी फल पूरा, मतलब पूरे भोजन का आपने 50% तो केवल यही खाया, 20% खा लीजिए। मतलब ये नहीं कह रहे कि नहीं खाइए, लेकिन अगर यही खाएंगे तो क्योंकि उसको पसंद नहीं है, तो स्प्लीन इसमें नाराज होगी, स्प्लीन का काम ही नहीं, अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी। तो ऑर्गन की बैलेंसिंग की बात हो रही है ना, तो बैलेंस, हम बैलेंस की बात हमेशा करते हैं, संतुलन। तो संतुलन में ऐसा नहीं कि आप केवल वही, अब आप खाना खा रहे हैं और खाते हुए आप ठंडा कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, अब आप बोलिए, नुकसान तो आप अपना कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उसी समय जो है खाना खा रहे हैं, वो कभी स्टमक में आपको जो है HCl है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से वहां जठराग्नि है, वो गर्म करे कि ठंडा करे, कभी ठंडा करे कभी गर्म करे, उसमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। तो एक साथ एक काम करिए, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचने से, बहुत मानसिक तनाव लेने से भी स्प्लीन डिफिशिएंट होती है। बहुत अधिक सोचने से, मानसिक सोचने से, मानसिक का ये भी है। विद्यार्थियों को, वैज्ञानिकों को, व्यापारियों को ये बहुत हो जाती है। बहुत सोचते हैं, बहुत विचारते हैं, सोच के सोचते हैं कि कोई सिद्धांत निकाल देंगे, और स्टूडेंट बहुत सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बैठते हैं, तो लंग्स की भी और स्प्लीन की भी डिफिशिएंसी होती है। जल्दी भोजन करने वाले, जल्दी करके तुरंत खाना खाए तुरंत बैठ गए, ऐसे लोगों को स्प्लीन की डिफिशिएंसी हो जाती है। ये बहुत बढ़िया वो है, ये समझिएगा, ऐसे लोग अगर पूछेंगे तो यही सब मिलेगा। अधिक समय तक नमी में, देखिए स्प्लीन को नमी पसंद नहीं है, पहले समझ लीजिए, स्प्लीन को नमी पसंद नहीं है, और स्टमक को ठंडा पसंद है।
पेयर ऑर्गन है, बिल्कुल वही जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, कोई एक एसी में एक नॉन एसी में सोना चाहता है, तो वही है कि एक को एसी चुने, तो वही पूरा भारतीय दर्शन है पूरा यहाँ। तो जो जैसा है उसको पसंद, इसको ठंडा पसंद ही नहीं है। तो अगर नमी में आप रह रहे हैं बहुत समय तक या नम प्रदेशों में रह रहे हैं, तो आपको स्प्लीन की डिफिशियंसी होनी है। और स्टमक को आप पढ़ेंगे आगे उसमें, अगर भूख न लगे, हाथ पांव ठंडे होने लगे और रोगी को सेहरन लगे और हाथ पांव भी ठंडे हो जाए, तो स्प्लीन यांग की डिफिशियंसी होगी। यांग शक्ति कमजोर, तो यांग गर्मी देता है, स्प्लीन यांग गर्मी देगी ना, तो यांग गर्मी देता है। तो अगर ठंडा लग रहा है तो समझ लीजिए कि स्प्लीन यांग की डिफिशियंसी है। भूख न लगे, थकान लगे, हाथों पैरों में कमजोरी हो, पेशाब में रक्त आ जाए यानी होल्डिंग का काम भी न हो, और त्वचा पर काले लाल चकत्ते पड़े, तो स्टूल में ब्लड हो, तो स्प्लीन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड होगा। स्प्लीन का काम है कंट्रोलिंग। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में गर्मी नहीं है लेकिन इसके बावजूद आपके स्टूल में रक्त जा रहा है, तो इसका मतलब कि स्प्लीन कंट्रोल नहीं कर पा रही है अपने रक्त को। रक्त उसका काम कंट्रोलिंग है, कंट्रोल माने उसमें सीमित रखना। पाइल्स, वेरिकोज वेन्स, पेट का लटकना, हार्निया, रिंकल्स, माइस्थेनिया ग्रेविस, ये स्प्लीन की सिंकिंग के कारण होते हैं। ये बहुत, आप माइस्थेनिया ग्रेविस बड़ी बीमारी है, तो वो जो है उसमें भी वो स्प्लीन की सिंकिंग का उपचार होता है वहां पर, कि स्प्लीन जो परप्यूरा, एक आपने लोग सुना होगा जिसमें प्लेटलेट कम है, तो स्प्लीन कंट्रोलिंग ब्लड वाले पर करना पड़ेगा हम लोग। स्प्लीन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड पर इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्लेटलेट काउंट कम है, तो उसको होल्डिंग के लिए, क्योंकि बाहर परप्यूरा में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो परप्यूरा में बाहर चकत्ते पड़ जाते हैं, ब्लड निकलने लगता है। स्टमक 7 बजे से 9 बजे सवेरे इसकी ऊर्जा आती है। स्टमक के मुख्य कार्य क्या है? भोजन का पाचन, भोजन के मिश्रण को छोटी आंत में भेजना, ऊर्जा की को शरीर में ऊपर से नीचे प्रवाहित करना। देखिए स्प्लीन ऊपर भेजती है लेकिन स्टमक नीचे भेजता है, क्योंकि उसको एसआई के थ्रू आगे भेजना है। ठीक, शारीरिक तरलों के स्रोत के रूप में, देखिए बहुत बड़ा काम है इसका। अगर कभी आपको बहुत गला सूख रहा है या बहुत होठ सूख रहे हैं या बहुत आपको हो रहा है, तो ध्यान जाना चाहिए कि तरल की कमी है, और तरल का कंट्रोलर कौन है? स्टमक। इसका मतलब पानी कम पी रहे हैं, ये भी हो सकता है कि पानी कम पी रहे हैं, स्टमक हीट बढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से आपका गला सूख सकता है। गले में यहाँ पर आपको लग सकता है कि दर्द हो रहा है, मुंह तालू सूख जाता है, मुंह सूख जाता है, तो वो स्टमक की हीट और स्टमक में पानी का कम होना है, क्योंकि पानी का नियंत्रक यही है। जबान में भी आप लोग टंग डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो भी यही जिम्मेदार माना जाएगा। मिडिल वार्मर, देखिए 3 वार्मर है ना, तो मिडिल वार्मर का नियंत्रक स्प्लीन और स्टमक है। तो इसमें ऊर्जा, एक ऊर्जा ऊपर जाती है, एक ऊर्जा नीचे जाती है। स्प्लीन ऊपर भेजता है, स्टमक नीचे भेजता है। ठीक है, स्प्लीन की ऊर्जा शरीर में नीचे से ऊपर मध्य भाग की ओर जाती है, यहाँ चेस्ट में आकर के ऊपर लंग्स में जाती है, यहाँ पर है। अगर स्टमक की अवरुद्ध हो तो रिटेंशन ऑफ फूड, अगर स्टमक की रुक जाए, कंट्रावेक्शन जिसको बोलते हैं या रोकना बोलते हैं, तो क्या होगा? आपका भोजन इस रिटेंशन में मतलब पचेगा ही नहीं, तो रुका रहेगा, तो फिर आपको लगेगा भूख नहीं लग रही। देखिए एक और शब्द आता है कभी कि प्री हेवन और पोस्ट हेवन, यानी हम लोग हेवन माना ना, प्री हेवन माने बर्थ के पहले और पोस्ट हेवन माने बर्थ के बाद। तो प्री हेवन की एनर्जी कौन है? किडनी। हम लोग जान रहे हैं प्री हेवन की एनर्जी कौन होगी? किडनी, वही तो देती है मदर फादर के रूप में उसमें, तो वो होगी। लेकिन पोस्ट हेवन की एनर्जी स्प्लीन और स्टमक। ठीक है, तो ये दोनों रूट है। ये रूट की बात कभी आता प्रश्न कि अगर पोस्ट हेवन का रूट कौन है, तो आपको तुरंत लिखना है स्प्लीन। अच्छा, स्टमक से ही 5 इन ऑर्गन ऊर्जा ग्रहण करते हैं।
ठीक है, इसलिए 5 इन ऑर्गन्स का रूट स्टमक है। तो ये जो 5 आपके और इन वाले ऑर्गन हैं, ये स्टमक से ही आपको ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसी ग्रुप से ग्रहण करते हैं ना, इसलिए इनको कहा जाता है ये रूट, इनका भी रूट कहा जाता है। और ये तरल के भी हैं, और तरल के साथ साथ यही पोस्ट हेवन के भी जिम्मेदार दोनों स्प्लीन। अगर स्प्लीन अकेले हो तो स्प्लीन पे टिक कर दीजिए, अगर स्प्लीन और स्टमक दोनों हो तो दोनों पे टिक कर दीजिए। ठीक, अगर स्टमक डिफिशिएंट है तो ऊर्जा का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। दोनों मिलकर करते हैं ना, दोनों पेयर एक ही घर में दोनों रहते हैं, तो एक घर में स्प्लीन रहती है, ऊर्जा दोनों कर ही नहीं पाएंगे बेचारे। तो आपका भोजन चाहे भले कुछ हो, लेकिन आपको भोजन ऊर्जा बनेगी नहीं, और ऊर्जा नहीं बनेगी तो खाने पीने के बावजूद आपको थकान लगेगी। आप खाएंगे पिएंगे तब भी थकान लगेगी। भोजन को ऊपर से नीचे भेजने के लिए स्टमक को लिक्विड चाहिए। अब आप समझ लीजिए, देखिए, ऊपर से नीचे भेजने के लिए स्टमक को पसंद क्या है? लिक्विड, तरल। स्प्लीन को तरल पसंद नहीं है, इसको पसंद है स्टमक को। तो लिक्विड की कमी से क्या होगा? अगर लिक्विड कम हुआ, हम लोग चटनी में लगाते हैं नहीं, चटनी में करने के लिए पानी चाहिए, HCl चाहिए, पानी चाहिए, तो होता है। तो पानी भी बॉडी में रहता है, पानी ऐसा मत पीने से पानी रहता है। तो उससे क्या होगा? अगर मान लीजिए आपने पानी नहीं पिया, तो बिल्कुल सोचे कि अगर कोई मशीन हो उसको पानी चाहिए तो क्या होगी? वो गर्म हो जाएगी। तो स्टमक जो मिक्सर के रूप में मानिए इसको, ये गर्म हो जाएगा। अगर आप मिक्सर में आपका ऐसा कोई सामान हो जिसमें पानी ना हो, तो मिक्सर आपका जल जाएगा। वो तो सब्जी में पानी होता है इसलिए वो मिल जाता है, अदरवाइज उसमें पानी हल्का ना डालिए तो पूरा मिक्सर जो है गर्म हो जाएगा। ऐसे ही तो क्या हो जाएगा? स्टमक की इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर आपने पानी ठीक से नहीं पिया तो ये समझिए कि पहला ये शुरू हो गया कि पानी कम पिया, जितना पानी पीना चाहिए, स्टमक इनकी डिफिशियंसी यहीं से शुरू हो गई, इन कमजोर हो गया। स्टमक को ह्यूमिडिटी चाहिए, तरल चाहिए, स्प्लीन को ड्राइनेस चाहिए, उसको बिल्कुल ठंडा चाहिए ही नहीं। अगर ह्यूमिडिटी अधिक हो जाएगी तो स्प्लीन यांग डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर ह्यूमिडिटी अधिक हो गई किसी कारण से तो क्या होगा? स्प्लीन यांग की डिफिशियंसी हो जाएगी और पैर में स्वेलिंग आ जाएगी। तो पैर की स्वेलिंग के लिए जिम्मेदार ऑर्गन में स्प्लीन भी है और किडनी भी है। अगर बॉडी फ्लूइड संबंधित बीमारी हो तो स्टमक इन डिफिशिएंट हो जाएगी। अगर स्प्लीन बीमार किसी तरह से नहीं कर पा रही है, बॉडी फ्लूइड्स से संबंधित बीमारी होगी, तो बॉडी फ्लूइड्स का कंट्रोलर स्टमक है, उसको चाहिए पानी। अगर वो पानी बॉडी फ्लूइड्स की बीमारी होगी तो इसका मतलब कि स्टमक में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बेचारे को वो कर ही नहीं पा रहा, फंक्शन ही नहीं कर पा रहा। चनाचूर, मठरी, भुजिया, पावरोटी, ड्राई फ्रूट्स, इससे आमाशय में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो स्टमक इन डिफिशिएंट हो जाती है। समझ लीजिए, चनाचूर, मठरी, भुजिया, पावरोटी, ड्राई फ्रूट्स, इनसे आमाशय में पानी कम रहता है, तो आमाशय आपका स्टमक डिफिशिएंट हो जाता है। गर्म तासीर के भोजन से, मिर्च मसाले से स्टमक हीट बढ़ जाती है। स्टमक को क्या चाहिए? पानी चाहिए, उसको हीट नहीं चाहिए। और आपने खूब मिर्च मसाले और गोलगप्पे का पानी खूब पिया, आराम से 2-2 ग्लास लेके पिया कि भैया जी एक जरा 2 ग्लास और दे दीजिए, बहुत कम है। और उसने पिया तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है? स्टमक की हीट बढ़ा देगा। अवॉइड करिए, आप उतना ही खा लीजिए। मान लीजिए गोलगप्पे आपने खाया भी है तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो जो पानी आप 2 लीटर पी लेते हैं उसे लेकर के और 2-2 बार कि भैया जी थोड़ा सा और दे दो, और वो पूरा 1 ग्लास भर के देता है, वो बहुत नुकसानदेह है। ये उससे सर एक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। सर अगर हम जैसे मठरी वगैरह खाएंगे तो इससे हमें
स्टमक इनडेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना? ना ना, ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि नहीं खाइए, मतलब नहीं, अगर अधिक मात्रा में कोई हाँ बिल्कुल व्यक्ति स्टमक खाता है इनफेक्शन हो जाती है। तो इट मीन्स वो उसकी जो कंडीशन है वो स्टमक इनडेफिशिएंसी की हो गई। दो चीजें होंगी, पहले तो स्टमक हीट बढ़ेगी, और स्टमक हीट बढ़ेगी तो फिर स्टमक इनडिफिशिएंट हो जाएगी। हाँ देखिए, ऑलरेडी जैसे स्टमक हीट तो है ही, बट पेशेंट ने फिर भी मठरी वगैरह खा रहा है, भुजिया खा रहा है, या पानी कम मात्रा में पी रहा है ऑटोमेटिक, हाँ ठीक ठीक, तो बढ़िया। फिर स्टमक इनडेफिशिएंसी तो होगी ना सर? हाँ बिल्कुल हो गया, उसमें तुरंत सिम्टम आ जाएंगे, वो सिम्टम जो हमारे पास होंगे उसके, उसमें समझ में आ जाएगा। अगर 10 सिम्टम है और 4 सिम्टम 5 सिम्टम मिल रहा है तो समझ जाइए कि हाँ यही ठीक है सर। है कि नहीं। सिम्टम बहुत है, लेकिन जो मेन उसके 2-3 सिम्टम है, अगर वो सिम्टम मिल रहे हैं इसका मतलब कि वही है। कुछ एडिशनल सिम्टम होते हैं लेकिन कुछ मेन होते हैं, आप पढ़िएगा जब भी तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये मेन सिम्टम है, तो वो चीजें होंगी तुरंत, ये इसी किताब में सब लिखा हुआ है, तो आप पढ़िएगा उसको। गर्म तासीर के जो हो गया, ठंडी तासीर के भोजन, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक से स्टमक की कोल्डनेस बढ़ती है। स्टमक को चाहिए तो तरल चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कोल्डनेस नहीं चाहिए पूरा, क्योंकि वो तो वहां एचसीएल वहां, उसको ठंडा चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको तरल चाहिए, उसको ऐसा नहीं कि आइसक्रीम खिलाते रहिए। तो जो जो लोग आइसक्रीम, ठीक है आइसक्रीम खाइए, बच्चों को खाने दीजिए, आइसक्रीम खाने का तरीका समझ लीजिए, बच्चे मानेंगे नहीं। आइसक्रीम कहिए कोई बात नहीं, आइसक्रीम खाए और उसको मुंह में 2 मिनट रखे, ये करेंगे नहीं, तुरंत नहीं लगता, क्योंकि 2 मिनट रखने से क्या होगा, जो यहाँ टेम्परेचर है वो एक्सेप्ट कराता है ना, दिमाग में सब कुछ बना हुआ है, तो वो एक्सेप्ट करा देगा, उस टेम्परेचर में ला देगा, तब उसको आप निकालिए। और खाने के साथ जो कोल्ड ड्रिंक, एक एक और खाना खाया, एक कोल्ड ड्रिंक, एक और खाना, एक कोल्ड ड्रिंक, ये तो समझ लीजिए कि आपको स्टमक को आप हमेशा बीमार की दे रहे हैं पहले दिन से। सबसे खराब तरीका है वो, कोल्ड ड्रिंक के साथ खाना खाना बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। और कोल्ड ड्रिंक, खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक लीजिए, लेकिन ये तरीका सोच लीजिए कि उसको मुंह में थोड़ा रखिए और फिर पिघलने दीजिए, इकट्ठा मत खा जाइए पूरा, थोड़ा समय लेके करिए तो शायद बेटर होगा। मैं ऐसा नहीं कि रोकने का तरीका नहीं भाई, रोक सकते, कोई नहीं रोक पाएगा, रोक ही नहीं पाएगा। रात में देर से जो लोग भोजन करते हैं उनका स्टमक इनडिफिशिएंट हो जाता है। जो लोग 11 बजे आकर के खाना खाते हैं तो बिजनेस क्लासेस में आते हैं नॉर्मली, तो बिजनेस क्लास वालों का स्टमक हमेशा डिफिशिएंट रहेगा, आप समझ लीजिए। करी, वरी, हरी से फूड रिटेंशन ऑफ फूड होता है। करी, करी समझ रहे हैं ना, वरी और हरी, चिंता भी कर रहे हैं, जल्दबाजी भी कर रहे हैं, और करी वही बढ़िया उसी तरह का सब चीजें खा रहे हैं, तो आपको रिटेंशन ऑफ फूड, मतलब खाना जो है, क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी तो आपको तब वही देना पड़ेगा। कौन सा इलाज हम लोग पास, इलाज भी है 3-6 स्टोन 4-5 डेट, हम लोग को एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी ना 3-6 में, वो हम लोग दिया हुआ है, उसको भी देखिए, सबको इधर समझना है एक साथ, कोई चिंता की बात नहीं है, सब सारा इलाज है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि बिना इलाज के। स्प्लीन और स्टमक, देखिए स्टमक की ऊपर से नीचे जाती है और स्प्लीन की नीचे से ऊपर जाती है। स्टमक को ह्यूमिडिटी पसंद है, देखिए स्टमक को ह्यूमिडिटी पसंद है, ड्राइनेस ना पसंद है। स्प्लीन को ड्राइनेस पसंद है और वेटनेस पसंद नहीं, जस्ट उल्टा। यही केवल ऑर्गन है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो दोनों पेयर ऑर्गन बहुत है। स्टमक सूखा, अगर स्टमक सूख गया तो भोजन एसआई में नहीं जा पाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिटेंशन ऑफ फूड हो जाएगा। और स्प्लीन में ह्यूमिडिटी अधिक हो गई तो ऊपर की ओर बॉडी फ्लूइड जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा नहीं है ना। स्टमक में अधिकतर ऊर्जा बढ़ने के रोग होते हैं, स्टमक में अधिकतर ऊर्जा बढ़ने के रोग होते हैं,
और स्प्लीन में अधिकांश ऊर्जा घटने के रोग होते हैं, यानी वहां स्टमक हीट अधिक मिलेगी नॉर्मली, यहाँ स्प्लीन डिफिशिएंट मिलेगी। ठीक, स्टमक जल्दी गर्म होता है, उसको गर्मी सूट नहीं करती, और स्प्लीन जल्दी ठंडी होती है, उसको ठंडक सूट नहीं करती। स्टमक में अक्सर स्टमक इनडिफिशियंसी होती है और स्प्लीन में अक्सर स्प्लीन यांग डिफिशियंसी होती है। स्टमक में स्टमक इनडिफिशियंसी होती है मेन, और स्प्लीन में स्प्लीन यांग डिफिशियंसी होती है। स्टमक में डिफिशियंसी के कारण तनाव और दर्द अगर हो रहा हो तो CV12 पर उपचार जरूर देना है। CV12 बहुत बढ़िया पॉइंट है। CV12 ST36 दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और UB20 21 भी आगे आप पढ़ेंगे, और SP3 6 SP3 SP6 CV12 ST36 UB20 UB21 बहुत बढ़िया पॉइंट है। 4-5 पॉइंट कॉम्बिनेशन है, देखिए हमेशा उसको देखिए। तो अगर स्टमक में डिफिशियंसी है और तनाव हो रहा, मतलब पेट में दर्द हो रहा है, तो CV12 पर उपचार दे दीजिए, मेथी लगा दीजिए, और कुछ नहीं समझ में आ रहा। हालांकि जब दर्द होगा तो एनर्जी बड़ी होगी, तो CV12 ऑक्सीडेट करना पड़ेगा तत्काल, लेकिन अगर थोड़ा सा हो रहा तो आप मेथी भी लगा सकते हैं। स्टमक में एक्सेस ऊर्जा हो और उबकाई आ रही हो, कभी कभी उबकाई आ जाती है ना, तो आपको ST21 पर उपचार दे दीजिए। ST21 हाइपर एक्टिव कैसे मानेंगे? हाइपर एक्टिव क्या है? तो भूख बढ़े तो हाइपर एक्टिव, ज्वर जैसा लगे तो हाइपर एक्टिव, ऐंठन हो तो हाइपर एक्टिव, और पैर में मेरिडियन क्षेत्र में दर्द हो तो हाइपर एक्टिव। जो पैर में जो मेरिडियन क्षेत्र में स्टमक मेरिडियन या स्प्लीन मेरिडियन हो, इस पर जहां दर्द होगा तो आप समझिए कि ये हाइपर एक्टिव है। हाइपो क्या है? कम, भूख बंद हो जाए, भोजन में स्वाद ना आए, अच्छा खाना बनाए लेकिन किसी को लगे कि भोजन में स्वाद नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब कि कहीं हाइपो एक्टिव है ये ऑर्गन। गैस, हाइपो एक्टिव, कमजोरी हाथ पैर में, और 7 बजे से 9 बजे तक अगर बहुत लगे कमजोरी तो समझिए कि स्टमक वगैरह की डिफिशियंसी। टाइम का फैक्टर हमेशा याद रखिए। हीट है, हीट होगी तो क्या होगा? भूख अधिक लगेगी, खट्टी डकारें आएंगी, उबकाई आएगी, खाते ही उल्टी होगी और मुंह से दुर्गंध आएगी। तो जब कभी किसी को मुंह से दुर्गंध आने लगे तो समझ लीजिए कि स्टमक हीट बढ़ी हुई है, उसका उपचार कर दीजिए। अब 11 बजे से 1 बजे तक हार्ट आ गया। अब देखिए हार्ट को ठीक से समझ लीजिए, उसी पर बहुत दुनिया आधारित है, हार्ट और ब्रेन। हृदय शरीर के आंतरिक ऑर्गन्स का सम्राट है, इज किंग। जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनका किंग है वो। ये पूरे शरीर के रक्त पर शासन करता है, राजा है ना, शासन करेगा। प्रवाह कौन देता है? लंग्स, क्योंकि वो ऊर्जा का नियंत्रक है वो, तो वो प्रवाह तो वो देता है, लेकिन ये रक्त पर शासन करेगा। इसकी मर्जी से रक्त जाएगा नहीं भेजेगा, लो बीपी करा देगा, हाई बीपी करा देगा, अधिक भेजने लगेगा, ये उसका काम है। भोजन की ऊर्जा को रक्त में बदलने का काम इसका है। स्प्लीन लाती है, भोजन ऊर्जा लाती है, उसको लंग्स और हार्ट ये लोग रक्त बनाते हैं। तो रक्त बनाने का काम जो है, ऊर्जा को रक्त बदलता है, और फिर रक्त में बदला और फिर सब टिश्यू तक पहुंचाने का काम भी हार्ट का ही है। लोग जान रहे हैं, सर्कुलेशन सिस्टम। अगर रक्त में कमी, रक्त कम हो गया तो आपका क्या होगा? संचार मंद हो जाएगा, मूवमेंट कम हो जाएगा, और आप क्या लगेगा? हाथ में ठंडक लगेगी। तो अगर आपको हाथ ठंडक हो, हाथ आपके नॉर्मली गर्म रहते हो, लेकिन अचानक किस दिन लगे ठंडे हैं, तो समझ लीजिए कि हार्ट की प्रॉब्लम है। और मेरिडियन यही जा रही है, हाथों से जा रही है मेरिडियन हार्ट की, तो हाथों में ठंडक है, तो आप समझ जाइए। रक्त वाहिनियों का नियंत्रण यही करता है। जो हमारी
हमारे वो जो जैसे ट्रांसपोर्टर है तो अपने सारे ट्रकों पर कंट्रोल वही रखेगा ना, तो वही तो कर रहा है, वो रक्त वाहिनी पर नियंत्रण इसका है। कंट्रोलिंग काम अलग है, वो बाहर ना निकलने देना वो स्क्रीन का है, लेकिन ये रक्त वाहिनी पर नियंत्रण रखता है। और हृदय अगर मजबूत हुआ तो आपकी वेसल्स भी मजबूत होती हैं और नब्ज भी ठीक रहेगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर हृदय कमजोर है तो वेसल कमजोर, नब्ज कमजोर। अगर हृदय में रक्त की मात्रा सही, अगर आपके हृदय में रक्त की मात्रा बिल्कुल सही है तो आपका चेहरा कैसे होगा, गुलाबी, आभायुक्त, ठीक है, ग्लो करेगा, जिसको ग्लोइंग बोलते हैं। रक्त कम मात्रा, अगर रक्त की कम मात्रा हुई तो रंग पीला, पीत मतलब पीत चमकीला, आपको लगेगा व्हाइटिश चमकीला लगेगा, लेकिन वो उसमें आभा वाला नहीं होगा। रक्त में रुकावट अगर हो गई तो रंग बैंगनी, ठीक है, आभा नहीं रहेगी, बैंगनी होगा। और हृदय में गर्मी हो जाएगी तो रंग लाल दिखेगा। बहुत से लोगों का चेहरा आपने देखा होगा कि बिल्कुल लाल दिखता है, तो आपको लगता होगा बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है, वो हृदय में गर्मी है। जो अधिक शराब पीते हैं तो उनके चेहरे कैपिलरीज से, चेहरे से यहाँ से दिखने लगता है और उनको लगता है कि वो बहुत लाल भभूका, मतलब बढ़िया रहता, वो अच्छा नहीं है, डिफिशियंसी है, खराब चीज है। आभा युक्त होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाल हो। हृदय में इन मन का आवास है, हृदय में मन का आवास है, मन हृदय में रहता है, ठीक है। भावुकता, भाव, मन, मानसिक और आध्यात्मिक सोच का स्थान यही है। हम लोग जो आध्यात्मिक वहां पढ़ रहे हैं आयुर्वेदिक में, तो उन्होंने कहा कि हृदय में है वो मन, जो हमारा मन है वो हृदय में रहता है। इनके हिसाब से, चाइनीज के हिसाब से तो कहते हैं कि हृदय में रहता है। तो क्या होता है कि जब भी आपको भावनात्मक कोई कंट्रोल होता है तो आपको कोई भावना हो, चाहे हर्ष की हो, चाहे विषाद की हो, चाहे आपको कमजोरी की हो, चाहे उदासी की हो, चाहे चिंता हो, सब और प्रभावित तो होंगे ही, लेकिन हार्ट भी प्रभावित जरूर होगा, ठीक। ठंड को फियर, फियर इसका है किडनी का, लेकिन फियर होने के बावजूद ये भी चिंता करने लगेगा। फियर का वहां तो होगा ही किडनी को, लेकिन इसको जरूर होगा। मन में विकार तो हृदय का ट्रीटमेंट करिए, यानी अगर मन में विकार हो तो इसके हिसाब से हृदय का ट्रीटमेंट करिए। और हार्ट में कम रक्त होगा तो मानसिक बेचैनी होगी, अवसाद होगा, चिंता होगी, अनिद्रा होगी, धड़कन बढ़ेगी। स्मरण शक्ति और प्रज्ञा का नियंत्रक है स्मरण शक्ति, इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि H9 टोन करके बैठिए। स्मरण शक्ति के लिए करेगा ना, तो स्मरण शक्ति के लिए 2 ऑर्गन है, एक ये और रिट्रीविंग के लिए LU11 लंग्स। तो आप जब भी कभी आपको हो तो आपको H5, H7 इनको टोन करके बैठना है और H9 भी टोन करके बैठिए। भाषण देने जाना हो तो H5 आपकी वाणी का नियंत्रक है, तो आप बढ़िया बोलेंगे, तो H5 टोन करिए, H7 टोन कर लीजिए। और H9 जब आपको स्मरण करना है, जैसे बबली सिंह, नोट कर लीजिए, जिनको कम मतलब होता है कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पर इसको करिए, H9 को टोन करिए, सवेरे 8 घंटे टोन करके बैठिए डेली। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ते समय, सब लोग करिए, सब लोग करके एक्सपेरिमेंट करिए, अपनी वो देखिए, स्मरण शक्ति सुधारिए और LU11 से रेट करिए, ताकि जब कभी जरूरत पड़े तो आप तुरंत उसको उत्तर दे सकें। नहीं, हृदय जीभ में खुलता है। अब देखिए ये पॉइंट प्रश्न वाइवा के लिए है, तुरंत पूछता है कोई, हृदय कहाँ खुलता है, आपको तुरंत उत्तर देना, हृदय जीभ में खुलता है। लीवर कहाँ खुलता है? सर जीभ में खुलना और मुंह में खुलना, दोनों में क्या अंतर है? लीवर आंखों में खुलता है सर।
लीवर, वेरी गुड। और हृदय तो जीभ, सर हृदय जीभ में तो खुलता है। सर जीभ में खुलना और मुंह में खुलना किडनी कान में खुलेगा ना सर? दोनों में अंतर है। किडनी कान में, हाँ, किडनी कान में और लीवर आंखों में। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, बंद कर लीजिए तुम, बंद कर लीजिए। हाँ, देखिए कभी आपने वो पढ़ा ना, जब आपने बीएचबी पढ़ा था तो उसमें क्या लिखता है, वाणी को करने के लिए जबान एक्ट करती है। जो नीचे से स्वर आता है, जो नीचे से स्वर गले से आता है, उसको क्या करती, जबान शब्द रूप देती है। अभी पढ़िए तो वो कहा, वो भी मान रहे हैं, मॉडर्न साइंस मान रही है। तो हम लोग कह रहे हैं कि जीभ के माध्यम से ही आप बोल पाते हैं, मुंह से नहीं बोल पाते आप। जीभ ना हो तो कोई बोल ही नहीं पाएगा, है ना। जो नीचे से आवाज कोई भी आई, उसको शब्द रूप बदलने का काम जीभ करती है, इसलिए हृदय जीभ में खुलता है। मुंह में तो आमाशय खुलता है, नहीं, आमाशय तो मुंह में खुलेगा। यहां से भोजन देंगे तो आमाशय तक पहुंच जाएगा। सर हाँ, यही मैंने अंदर जाना चाहा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक, हृदय जीभ की टिप, बाहरी वाली जो ऊपर वाली टिप है ना, वो हृदय की स्थिति बताती है। ये वाली टिप, सामने जो टिप बिल्कुल है वो सामने वही। अब आप टंग डायग्नोसिस जब पढ़ेंगे तो उसमें हृदय की टिप हार्ट के लिए है। अगर ये देखिए, बहुत बढ़िया है, अगर हार्ट की हीट बढ़ी है तो जीभ आपकी सूख जाएगी, रंग लाल हो जाएगा और मुंह का स्वाद कड़वा हो जाएगा। ये सिम्टम है। वो यहाँ पर बिल्कुल, जिसकी लालिमा दिखे बिल्कुल टिप पर, समझ जाइए कि हार्ट की हीट बढ़ी है। सर एक क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, जब ये फीवर वगैरह होता है और मुंह कड़वा लगने लगता है, तो क्या ये सब भी इसी के कारण होता है सर, या वैसे ही मतलब ये अलग सिम्टम है? नहीं, ये देखिए नॉर्मली कभी अचानक हो गया कि खत्म हो गया, वो तो कई मतलब मेटाबॉलिक कंडीशन तमाम हो सकती है। लेकिन नॉर्मली आपको लगने लगे कि सवेरे सवेरे मुंह कड़वा है, तो वो कहते हैं हार्ट का है। लगातार कड़वा रहे तो लीवर का माना जाता है, क्योंकि लीवर में बाइल जूस है, तो उसके को है सारे उनकी वाष्प है, वो ऊपर आते हैं, इन्फ्लक्स होता है, तो वो क्रिएशन करते हैं, लक्षण दिखाते हैं ना, इसलिए कहा जा रहा है। अगर अचानक लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि आज भी मुंह कड़वा लग रहा है, कल भी कड़वा लग रहा है, इसका मतलब कि हार्ट में आपको ध्यान दीजिए और सिम्टम देखिए। वो सिम्टम आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी बात, सिम्टम जब हम फिट होते हैं तब हमें कड़वा लग रहा है, तब की बात है ना सर ये तो, कि हार्ट में दिक्कत आई है। हाँ, जब आपको लगातार लगे तो। अच्छा, अगर हार्ट हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जीभ की टिप पर लाल लाल अल्सर हो जाते हैं टिप पर। वो सब चिकित्सा के लिए, कभी ऐसा मत सोचे। सेकेंड सेमेस्टर के बाद एक फोबिया होता है, फोबिया अवगत करा दूं, वो हर को होता है, आप ऐसा नहीं। वो जो भी सिम्टम आप देखते हैं, ये मिल रहा है, ये हमसे मिल रहा है, ये हमसे मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये मनोविज्ञान ये सभी को होता है, वो ऐसा नहीं कि हम ही को हो रहा है, एलोपैथ सबको होता है। सेकेंड सेमेस्टर के बाद वहां भी वो सब समझ लेते हैं कि ये तो बीमारी हमको भी है, ये बीमारी, ये लक्षण हमारे, सारे लक्षण मिलने लगते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सारे लक्षण, वो इसको मन से कंट्रोल करिए। हमारे यहाँ मन भी है, देखिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में मन है, इसलिए यहाँ तो कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते और सब जगह वो है। हमारे तो मन इतना बड़ा नियंत्रक है, वो कुछ नहीं, वो तो हार्ट वार्ट को समझता ही नहीं, वो तो केवल आत्मा संदेश लेता है और सबको अपने आप नियंत्रण रखता है। तो उसको कंट्रोल करिए ना, उसको अपने वश में रखिए, उसको अपना प्रसन्न रखिए, बस खत्म। तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं बोथ मिडिल जॉइंट। तो बहुत मतलब वही बता रहे हैं, अनवरत अगर रक्त की कमी होगी तो सर हमेशा मन को टोन करके रखने से सही होगा। मन वाले फिंगर में अगर मन की फिंगर में हार्ट को भी तो कहा जाता है मन का निवास, हृदय मन का वास।
आवाज नहीं, होता है। ये तो नहीं, ये कह अच्छा जनरल ये कह रहे हैं। जनरल कह रही हूँ सर, जैसे एज पढ़ाई के टाइम में H9 को टोन करना है, वैसे मन को अगर टोन करके रखे मन के फिंगर में हाँ हाँ मेथी बिल्कुल, लगा के, हाँ हाँ मेथी लगाइए, 8 घंटे लगाइए, देखिए बहुत 8 घंटे लगाइए, फिर छोड़ दीजिए। बॉडी को मॉडर्न साइंस कहती है रिकवर होने दीजिए, हम भी Yes, sir. कहते हैं बैलेंस होने दीजिए। तो मेथी किस लगा जॉइंट में सर, है, किस जॉइंट में? बोथ मिडिल तीनों फिंगर, जॉइंट, मिडिल जॉइंट। मिडिल जॉइंट, ठीक है सर। ऐसा आपने पढ़ा ना कि मिडिल फिंगर में ही सारे टिश्यूज हैं, अरे मतलब मिडिल जॉइंट में, नंबर 1। नंबर 2, मिडिल जॉइंट इज ऑलवेज कंट्रोलर, पित्त है ना, पित्त कंट्रोलर है वात और कफ का। और समाज में देखिए 3 आप फ्रेंड्स जाइए कभी, तो जो बेस्ट फ्रेंड होगी वो बीच में रहेगी, नहीं? आप देख लीजिए, करके देखिए जरा, 3 लोग आए हों और देखिए तुरंत बीच में वो सब कॉम्बिनेशन में हो जाएगी, इधर हो जाएगी, वो उसकी बात सुनने के लिए इधर भी प्रभावशाली वही है, इसलिए बीच वाला हमेशा प्रभावशाली है। कुछ समाज से बिल्कुल तुरंत जो ब्रह्मांड में हो रहा है, वो जगत में हो रहा है, वो आप में हो रहा है, ये समझ लीजिए। कोई ऐसी चीज नहीं है संसार में जो आपके शरीर के अंदर ना हो, बाहर मिल जाए। कोई ऐसी बाहर चीज नहीं है जो वहां हो और आपके अंदर न मिले, ठीक? ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए उसको मन से स्वीकार करिए, वो ऐसा नहीं कि कैजुअल कह रहे हैं। जो चीज आप कहेंगे, आप उन चीजों का सेवन करिए, जिस चीज को आप आंखें आप वो है तो आप बादाम की तरह, काला वाला बढ़िया चाहते हैं आप तो काली मिर्च का, वो सब सारी चीजें बिल्कुल है। काली मिर्च, वहां काली मिर्च मान दीजिए, जहां पर अभी आपको जहां सीड करते हैं। पपीता, अगर पेट वाले में कुछ हो तो पपीता के बीज बांधिए। सेब, हृदय में है, सेब का खाते हैं तो हृदय ठीक होता है। मुनक्का, किशमिश, बादाम, ये सब करते हैं लंग्स के लिए। प्रकृति में जो कुछ है वैसे करिए आप भी, ठीक है? तो हृदय, अब अगर लगातार कोई बोल रहा है अनस्टॉप, तो हार्ट कहीं ना कहीं बीमार है, पहले समझ लीजिए। मतलब हार्ट की हमें बीमारी मतलब डिफिशियंसी, हमारे यहाँ डिफिशियंसी ठीक हो जाती है, लेकिन वो हार्ट की डिफिशियंसी या एक्सेसिव है। अगर अनवरत बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, बिना बात पे अट्टहास लगा रहे हैं, तो भी हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक? हंसना ठीक है, लेकिन लगातार आप सवेरे से शाम तक हंसते ही रह रहे हैं, तो वो कहीं बीमार है ना, हार्ट की एक्सेसिव है। हार्ट जो है पसीने का नियंत्रक है, तो हार्ट और लंग्स दोनों, वो कहता है रोम कूपों को खोल रहा है, और ये क्या कर रहा है? पसीने का नियंत्रण ये कर रहा है, रोम कूपों को वो खोल रहा है। मतलब आपके जो रोम छिद्र है उनको खोलने काम, छिद्राने का काम कौन कर रहा है? लंग्स कर रहा है, लेकिन पसीने का नियंत्रण हार्ट है। कभी पसीना अधिक कम आ रहा है तो हार्ट और लंग्स पर ट्रीटमेंट करना है। और हमारा वो सूत्र, इफ यू ट्रीट हार्ट वी शुड ट्रीट लंग्स टू, इफ यू ट्रीट लंग्स वी शुड ट्रीट हार्ट टू। नहीं, थम रूल जो लिखाया था वो थम रूल है 3-4 में, 3-4 वाले में। अब देखिए, अगर रक्त गाढ़ा, तो अगर रक्त गाढ़ा हो जाता है तो क्या होता है? शरीर के जो तरल है, लिक्विड चले जाते हैं उसमें, ठीक है? और अगर रक्त पतला है तो शरीर में रक्त का तरल आ जाता है उसको बैलेंस करने के लिए। तो अगर ब्लड निकल रहा है तो हमको पसीना रोकना पड़ेगा, क्योंकि रक्त अगर होगा नहीं तो रक्त में जल कम हो जाएगा और ड्राई, है ना? ऐसे लोगों को ड्राई फ्रूट्स नहीं देना है। पसीना अधिक आए तो हार्ट का भी उपचार करिए, लंग्स का भी करिए। पसीने के रूप में शारीरिक द्रव घट जाते हैं, ब्लड गाढ़ा हो जाता है और ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। हृदय कमजोर देखिए वीक वहां है। आप लोग कभी कोई करके किसी पूछेगा हृदय कमजोर, तो आग के स्वप्न आते, आग के दृश्य आता है कि आग लगी है कहीं। हार्ट एक्सेस
तो हंसने के स्वप्न आएंगे। ठीक है। मौसम परिवर्तन में, अगर मौसम परिवर्तन है तो हार्ट प्रभावित जल्दी नहीं होता, प्रभावित पेरिकार्डियम होता है। ठीक है। हार्ट को बचाता है ना पेरिकार्डियम, तो वो बचा लेता है। अगर दिन में काम करने पर मेहनत आपको धड़कन बढ़े तो, और मेहनत करने पर सांस छोटी हो, थकान लगे, कमजोरी लगे, पसीना आए, तो हार्ट की डिफिशियंसी है। काम करने पर, ऐसे नहीं, काम करने पर अगर आपको सांस छोटी लगने लगे, थकान लगने लगे, तो हार्ट की डिफिशियंसी है। अगर साथ में ठंड भी लगे, हाथ ठंडे हो जाए, पसीना आए, तो हार्ट की यांग की डिफिशियंसी है। अगर इन सब के साथ आपके किसी के होठ नीले और काले पड़ जाएं, तो हार्ट यांग कोलैप्स है। हम लोगों ने स्प्लीन कोलैप्स पढ़ा था ना, और यहाँ पर हार्ट यांग कोलैप्स, दो कोलैप्स है। तो अगर ये नीले पड़ जाए बिल्कुल, लेकिन कैसे मालूम पड़ेंगे? वो तो मैडम कह रही थी ना पिछली बार पढ़ाते हुए कि जब कोई लिपस्टिक लगा लेगा तो मालूम नहीं पड़ेगा नीला है काला है क्या है। उनका ऐसे रंग की लिपस्टिक लगा लेंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा नीला है कि नहीं है। वो लाल लगा लेंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वास्तव में नीला है कि काला है। तो वो उसके जानने का तरीका आपके पास नहीं होगा ना। तो वही तभी है जब नॉर्मल कंडीशन में हो। अगर होठ नीले पड़ रहे हैं तो यानी हार्ट या कोलैप्स है, बीमारी है। ये नॉर्मली वही 20 से 25 मतलब अप टू 24-25 तक होती है, उसके बाद जल्दी नहीं होती, लेडीज में स्पेशली नहीं होती। अगर धड़कन के साथ चौंकने की प्रवृत्ति हो, चक्कर आए शाम के समय, स्मरण शक्ति घटने लगे, डिप्रेशन हो, तो हार्ट में ब्लड की डिफिशियंसी है। चौंक जाते हो आप रात में, धड़कन बढ़ने लगे और स्मरण शक्ति घटने लगे, डिप्रेशन होने लगे, तो हार्ट में ब्लड की डिफिशियंसी है। अगर रात में 2 बजे के बाद सोए, 2 बजे तक नींद ना आए, 2 बजे के बाद सोए और 9 बजे के बाद उठें, तो उसका इलाज आपको हार्ट ब्लड डिफिशियंसी में दे दीजिए। एंजाइना पेन, छाती में हृदय का दर्द जो बाएं हाथ तक जाता है, तो यहीं पर है। ठीक है। होठ में इसमें काले हो जाते हैं, नाखून काले हो जाते हैं, हाथ ठंडे हो जाती हैं और जीभ बैगनी हो जाती है। आप लोग बता दीजिएगा जब तक पढ़ाना हो, क्योंकि ये चैप्टर तो अभी चलेगा, फिर कहीं पढ़ा देंगे, लेकिन जब तक पढ़ना हो। इट इज 8। बोलिए। हो चुका है सर। हाँ 8 हो चुका, वही तो कह रहा हूँ, 8 हो चुका है। हम लोग आगे मतलब यहाँ तक हम लोग पढ़ा दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये इसलिए बताना जरूरी था कि आप लोग देखिए अभी नहीं पढ़ पाओगे, हम भी जान रहे हैं। अब एग्जाम का फोबिया शुरू हो जाएगा। फोबिया मत रखिएगा, कोई फेल होना नहीं है, सबको पास होना नंबर 1, और फोबिया नहीं रहना चाहिए। हम लोगों ने बात किया था प्रोफेसर वगैरह से, तो बोले फोबिया किस बात का, पास सबको होना है, किसी को वो नहीं है। लेकिन अपना नॉलेज जब बढ़ेगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हम लोगों को धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है, और बहुत सी चीजें परिवर्तित हो रही हैं, नई रिसर्च आ गई है, बहुत नई रिसर्च डेवलप हो गई है। आपको प्रोटोकॉल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और क्योंकि जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में, वैसे वैसे हम लोग परिवर्तन करते जा रहे हैं। तो इसलिए वो उसकी चिंता की बात नहीं, कंसेप्ट को समझना है। इसी बाद में हम लोग बोलते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज में धीरे धीरे, अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चाइनीज में धीरे धीरे आपको 2-4, देखिए आयुर्वेद तो बिल्कुल तय है, 3 स्टेप है, थोड़ा सा बता दें। 3 स्टेप है। फर्स्ट आपका कहाँ पर आपको ट्रीटमेंट देना है, नंबर 1, नंबर किस मेरिडियन पे देना है, नंबर 2, नंबर 3 व्हाट प्रोटोकॉल इज टू यूज, प्रोटोकॉल को, लेकिन तीनों का कंबाइंड प्रोटोकॉल हम बोलते हैं। वहां कंसेप्ट से बिल्कुल है, क्लैरिटी है। यहाँ भी क्लैरिटी है, लेकिन अभी क्लैरिटी आप हम लोग समझ में नहीं आती, या आपको भी समझ में नहीं आएगी।
कि हम लोग हार्ट ब्लड डिफिशिएंसी में देते क्या है, या हम लोग इसमें क्या देंगे, इन में देंगे, यांग में देंगे। पॉइंट्स केवल वही है, 4-5 पॉइंट बिल्कुल तय है। वही डिजिटल पॉइंट देंगे, आप बैक शू पॉइंट देंगे, फ्रंट शू पॉइंट देंगे, स्पेशल पॉइंट देंगे, जो स्पेशल मीटिंग पॉइंट्स कुछ हमारे बाद बोले गए हैं, 5-7 पॉइंट वो देंगे। इन और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो उस मेरिडियन में न रहते हुए भी उनको कहीं ना कहीं गवर्न करते हैं। बस इनका ध्यान रखना है, तो धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आएगा कि अगर हमारा मेरिडियन है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे सीवी मेरिडियन, आप लोग किडनी मेरिडियन, मतलब जो स्पेशली लेडीज, किडनी मेरिडियन, सीवी मेरिडियन, यूबी मेरिडियन, इनको बिल्कुल रट जाइए। लीवर आप लोगों के लिए हमेशा किसी भी, जब भी कभी गायनी का इलाज करेंगे तो लीवर, किडनी और यूबी, ठीक है, और सीवी इज कंट्रोलर। यही 4 मेरिडियन आपको सब जगह सहायता देंगे, सब जगह सहायता देंगे। एक चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वो इसमें दिया हुआ है, आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। वो कोई नहीं पढ़ा नहीं पाते, वहां तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, वहां तो कोर्स भी नहीं होगा। तो ये है आपका 16वां है क्या, ये चैप्टर नंबर 16 है। आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा, स्पेशली इसलिए आप बोले में कि इसमें 6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी यांग ऑर्गन बताए गए हैं, उसमें से यूट्रस इज वन ऑफ द ऑर्गन्स। इसलिए मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूं कि उसको जरूर पढ़िएगा। और अगर आप इतने पढ़ रहे हैं ये सब चीजें कि लीवर, किडनी, यूबी, और यूबी में आपको बहुत से जो मतलब साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है उनका इलाज मिलेगा। आप पढ़िएगा इसमें, तो उसमें साइकोलॉजिकल कुछ इलाज मिलेंगे, तो उनको जरूर पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, अभी मत पढ़ें, ये नहीं कह रहा हूं कि अभी पढ़िए, लेकिन इसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये ट्रेटाइज 7 मास्टर बुक है, इसी पर बेस पे बहुत सारा लिटरेचर तैयार हुआ है। तो ये इतना जरूर मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा करते रहिए, और आगे हम लोग जो है फिर जब भी समय मिलेगा तो हम लोग इसके आगे बताएंगे। थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं ताकि ये समझे रहें, तो उससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे आपको पढ़ने का और मन करेगा। हम लोगों ने भी, मैंने खुद 4थे सेमेस्टर के बाद पढ़ा होगा इसको, सच कह रहा हूँ, तो आप समझ सकती हैं। हम जान रहे हैं कि हम भी कमजोर, जैसे जो सबसे लद्दड़ बच्चा होता है स्टूडेंट, वो सब जानता है, वो बढ़िया बताता है, तो उसको मालूम कि हमको समझ में हमको नहीं आया तो इनको भी नहीं आ रहा होगा। और जो टॉपर होता है उसको लगता है कि इनको आज समझ में क्यों नहीं आ रहा, वो 10 बार डांटेगा, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, बताइए इसमें क्या गड़बड़ी है। और जिसको समझ में नहीं आता वो 4 बार सोचता कि हमको तो आया नहीं था। तो हम समझ रहे हैं कि जो चीज मैं कर रहा था, मैं समझ रहा था कि हम इतना पढ़ रहे हैं, तब तो हमारे पास वक्त था, या जितना वक्त था कम से कम इतना था, मैं 2 घंटे जरूर पढ़ता था। तो 2 घंटे हम पढ़ करके हमको नहीं समझ में आया, तो कैसे मान लीजिए जिसको, मान लीजिए जो काम काजी है या जो बिजी है या जो और काम कर रहा है, वो कहाँ से वक्त मिलेगा। तो हम सर मुझे तो टाइम ही नहीं मिलती है पढ़ने की। हाँ, मुझे तो सर बिल्कुल टाइम नहीं मिलती पढ़ने की, क्लास करते हैं इसके बाद सर ये बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलती सर। अभी तो हमने कहा भाई, जो कुछ लोग जो प्रश्न पूछते हैं उससे समझ जाते हैं कि सर ये घर की जिम्मेदारी और इसकी जिम्मेदारी की वजह से, बड़े वाले की जिम्मेदारी की वजह से नहीं, नहीं पार्टी सभी का प्रॉब्लम है, कोई किसी में बिजी है, वक्त टाइम है नहीं, तो हम भी तो समझ रहे हैं, तो इसलिए सब इजीली तो बताते चल रहे भाई, ठीक है आप लोग समझ जाइए, ये समझ जाइए, वो समझ जाइए। तो धीरे धीरे, क्योंकि ये समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे तो कुछ दिमाग में जाएगा ही। शब्द ही तो है, शब्द जाते हैं तो ब्रेन उसको याद करता है। ठीक है, चलिए, कौन बोल। नमस्कार। नमस्कार।